हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हमारा जेई एडवांस का पेपर पास आ रहा है और आप सभी यही सोच रहे हो कि हमें किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि जेई एडवांस में हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें और किस तरह का एग्ज़ाम आता है जेई एडवांस, ताकि आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सको और अच्छे मार्क्स ला सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा जेई एडवांस में। तो जो जेई एडवांस का एग्जाम होता है उसमें मेनली हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो कंप्यूटर पे आप करोगे ऑनलाइन मोड में, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है। अब उसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों के दोनों पेपर 3 आवर्स के होते हैं। मतलब पेपर 1 भी 3 आवर्स का होगा, पेपर 2 भी 3 आवर्स का। और उन दोनों पेपर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारे पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसमें केवल एक ऑप्शन सही होता है, और एक होते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। एक होते हैं न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स, जिसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसका न्यूमेरिकल में आंसर देना होता है आपको। और एक होता है मैच टाइप क्वेश्चन, जिसमें ऐसे आपको दो रोज गिवन होंगी और इस रो को इस रो के साथ मैच करना पड़ता है कि किस रो का क्या मैच हो रहा है। तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये तो है हमारा एग्जाम का पैटर्न। लेकिन देखा जाए मार्किंग स्कीम क्या होती है, किस तरह के मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होते हैं तो कितने होते हैं कि नहीं होते। तो देखिए, वैसे तो देखो मार्किंग स्कीम जो है वो हर ईयर चेंज हो जाती है, कभी कुछ आती है कभी कुछ, लेकिन वो आपके एग्जाम में मेंशन होती है कि किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। उसके लिए आप एग्जाम को अच्छे से थॉरोली रीड कर सकते हो। पर फिर भी प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से हमने ये नोटिस किया है कि अगर आप कोई एमसीक्यूज से कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, एमसीक्यूज में जो नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उसमें मेनली 0 मार्क्स होते हैं अगर आप गलत भी कर दो। बट फिर भी इसके लिए आप एग्जाम को देख सकते हो, किसी एग्जाम में रूल चेंज भी हो सकते हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होंगे तो उसके हिसाब से पार्शियल मार्किंग भी हो सकती है। जैसे कि मानो चारों ऑप्शन सही है और आपने चारों सही कर लिए, तो हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स मिल जाए। अगर 4 में से आपने केवल 3 सही किए तो हो सकता है आपको केवल 3 नंबर मिले, तो पार्शियल मार्किंग भी हो सकती है और 0 मार्किंग भी आपको मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एग्जाम में मेंशन होगा कि किस क्वेश्चन की क्या मार्किंग स्कीम है, तो आपको एग्जाम थॉरोली रीड करना है कि उसमें किस तरह की मार्किंग स्कीम गिवन है। लेकिन हाँ, अब बात की जाए कि जेई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हम जेई एडवांस की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल होगा। तो उसके लिए एक बेसिक सी बात समझते हैं। अभी आपने जेई मेन का एग्जाम दिया है, तो जो जेई मेन का एग्जाम होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, और उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट, कुछ कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। पर जो जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर होता है वो मेनली आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो, उनको समझने के बाद कैसे एनालाइज करके लॉजिकली कैसे उसका आंसर निकालते हो। तो ये मेनली आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी चेक करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को देख के, डेटा एनालाइज करके किस तरह से लॉजिकली उसका आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा कि यहाँ पर देखो, अब मेंस में तो आपने क्या किया था, कुछ कुछ क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूले याद कर लिए और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर आ गया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट फॉर्मूला याद कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका रियल मीनिंग क्या था। तो फॉर्मूले का जब डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे कोई एक ही टॉपिक के क्वेश्चन पूछेगा और डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से या फिर उसको कैसे अप्लाई करना है। या तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि मल्टीपल कोई टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लो कोई 2-3 चैप्टर्स के मिक्स करके किसी एक में उसने पुट कर दिए, मल्टीपल टॉपिक्स को मिला के उसने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बता दी जिसमें 3-4 टॉपिक्स का एक साथ यूज हो रहा हो। या तो किसी एक ही टॉपिक का यूज हो रहा हो और वो भी इन डिटेल में कि डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की तो आप उसे आराम से कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसकी तैयारी कैसे करें, क्या कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है। तो बिल्कुल उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी है और आगे बढ़ते हैं।
तो स्ट्रेटजी ये है कि हमने नोटिस किया है प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर कि अगर आप 35% के अबाउट भी नंबर ले आओ तो आईआईटी में आपको सीट मिल जाती है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर हमने कलेक्टिव डेटा के हिसाब से बताया कि अराउंड 35% के आसपास आपको आईआईटी में सीट मिल सकती है। बट फिर भी आप जो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे। अब लोग सोचते हैं कि भाई 35 के अबाउट हमको मिल जाएगा तो हम कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं, टॉपिक नहीं छोड़ना, कुछ नहीं है, हर चीज करनी है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हो, आपको क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है, आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप 10 में से कोई 3 क्वेश्चन भी सही, 3 या 4 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छी एक्यूरेसी के साथ या बिल्कुल सही हो जाए तो भी आपका आईआईटी में सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, यहाँ पे उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है आप कर सकते हो, और उन्हें भी फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आ गए और नेगेटिव करवा लिए, नहीं। यहाँ पर आप केवल 35 to 40% भी अगर सही कर लो तो भी आपको आईआईटी में सीट मिल सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। फिर दूसरा, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ लिए, याद कर लिया, रट लिया और सोचेंगे कि हमारा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें एक एक सब्जेक्ट अगर डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी हमें एक एक टॉपिक की, तो हम उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि यहाँ पर मेनली कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखी जाती है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है कि नहीं आता है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। अब ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपके डेली गोल्स होंगे। जैसे सपोज करो आपने डेली गोल्स में कोई एक चैप्टर ले लिया कि आज मैं ये चैप्टर तो करके ही रहूंगा, तीनों सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर ले लिए कि आज ये तीनों चैप्टर मुझे रिवाइज करने हैं और थोरली, और मुझे इनके सभी के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो डेली गोल रखो और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ कि जैसे मैं इतने से इतने तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने से इतने तक फिजिक्स, इतने से इतने तक मैथ्स पढ़ूंगा, और उसमें भी कौन कौन से टॉपिक मैं कितने टाइम के अंदर खत्म करूंगा, ताकि आप टाइम के अंदर अपनी पूरी रिवीजन भी कर सको और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सको। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना पड़ेगा और ये हर आदमी के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो प्लान आपके लिए वर्क कर रहा है ये किसी और के लिए वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से अपना प्लान आप बना सकते हो कि जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं मैं इनको थोरोली रिवाइज करूं इतने टाइम के अंदर अंदर, और आप खुद को एक गोल दे सकते हो कि आज मैंने इतना काम करना ही करना है। अगर आप ऐसे खुद को गोल दोगे तो खुद को चैलेंज भी कर पाओगे और इसको टाइमली कंप्लीट भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब चाहे आपको कितना भी आता हो, लेकिन एट द एंड एग्जाम में आपको क्या करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम के टाइम तक अगर आपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो एग्जाम टाइम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेन चीज जो फोकस आपको रखनी है, सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो कि पेपर में आपको क्वेश्चन करते समय बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो कि आपकी प्रैक्टिस कम है। तो क्वेश्चंस की जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करो। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने कह तो दिया कि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए और कहां से प्रैक्टिस किए जाए। तो चलिए उसको समझाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है PYQs एंड मॉक टेस्ट। तो जितने भी PYQs हैं आपके पास और जितने भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए। मतलब बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना PYQs को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि PYQ से ही आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी एबिलिटीज बढ़ेगी कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी। इससे काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठाते हैं PYQs करके। तो PYQs को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आपने एक बार कर रखे हैं तो दोबारा सभी के सभी PYQs को लगाइए और देखिए उसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो PYQs तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs तो लगाने ही लगाने हैं, जितनी बार हो सके उतनी बार लगाने हैं, ताकि आपको थॉरली पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और दूसरा आपको करने हैं मॉक टेस्ट, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है यही सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट के टाइम पे एग्ज़ाम के आप फील कर सकते हो कि एग्ज़ाम किस तरह से पूछा जाएगा, आप एग्ज़ाम की फील लिख सकते हो, आप उससे अपना टाइम मैनेजमेंट भी देख सकते हो। जैसे मान लो आप मॉक टेस्ट देते हो और आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो कि मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता हूँ या केमिस्ट्री या मैथ्स, या फिर उनका ऑर्डर देख सकते हो, क्या अटेम्प्ट करता हूँ तो ठीक रहता है, क्या अटेम्प्ट करने में मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कुछ बच्चों का फिजिक्स अच्छा होता है तो कुछ का केमिस्ट्री बढ़िया होता है, कुछ का मैथ्स बढ़िया होता है, तो लोग उस हिसाब से टाइमिंग अलॉट कर सकते हैं कि मैं पहले इस चैप्टर को कर लूँ, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर लूँ तो ये जल्दी जल्दी करके बाद में मेरे पास टाइम लगेगा, या पहले वो कर ले जो मेरे को मुश्किल लगते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, आपको फील आ जाएगा किस तरह से टाइम के अंदर हमें उस पेपर को देना है। तो मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेजमेंट का लेसन ले सकते हो कि मॉक टेस्ट देखिए किस तरह से हम सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, पहले किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें, ये आप मॉक टेस्ट से पता करोगे। और फिर मॉक टेस्ट करने के बाद ये जरूर आपने देखना है कि किस तरह के चैप्टर्स हैं, किस तरह के टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है, या कुछ मेथड्स हैं, तो उनको आपको जरूर आइडेंटिफाई करना है कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है। तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे एग्जाम है और आपको कोई क्वेश्चन है, आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, तो उसको देखते ही आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे और जल्दी से कर लोगे। और जो वीकनेस है आप देख सकते हो, आपकी जितनी भी वीकनेस है आप उनको थॉरोली बार बार रिवाइज कर सकते हो कि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया तो आप इजीली उसे कर सको। तो मॉक टेस्ट से ये फायदा है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी। और फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम के लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स को लेकर कि हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आते ही सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आते ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो वीक है उस पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वैसे तो जो वीक है उनको आपको इतना रिवाइज करना है कि वो भी आप आराम से कर सको, तो इसका जरूर ध्यान रखना है। तो जो वीक कंसेप्ट्स हैं उन पे भी ध्यान रखना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कोई चैप्टर छोड़ दूं या कुछ कर दूं, हर चीज करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अपनी स्ट्रेटजी आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के बेसिस पर बना सकते हो। मॉक टेस्ट के बेसिस पे ये देख सकते हो किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाए, किस तरह से एग्जाम के प्रेशर को हैंडल किया जाए। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं। जैसे मान लो 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक गलत हो गए, तो लोग सोचते हैं मेरे से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 गलत हो गए, तो अगले भी सब छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, जितने क्वेश्चन होते हुए उतने ही करने हैं, चाहे नंबर कम भी बन रहे हो। क्योंकि मुश्किल है तो सबके लिए होगा, आसान है तो सबके लिए होगा। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि चाहे कैसा भी प्रेशर एग्जाम हो, हमें प्रेशर नहीं लेना है, जितना आता हुआ उतना ही करना है, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। और एक्यूरेसी कैसे आएगी, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो देखिए, एग्जाम जब आता है तो एग्जाम में सबसे मेन चीज होती है, कई बार हमको आता सब कुछ है लेकिन एग्जाम में स्ट्रेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इतना मुश्किल एग्जाम है, या क्या होगा अगर नहीं हो पाया, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बने। तो लोग स्ट्रेस के कारण क्या करते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते, उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। वो 100% प्रिपेयर करके जाते हैं और केवल 60% परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। मतलब एग्जाम आता है, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको देखो और आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं इसे अटेम्प्ट करूंगा, रेदर देन ये सोच के कि मैंने इतने क्वेश्चन छोड़ दिए। नहीं, आपको ये देखना है आपको कौन कौन से आते हैं, केवल उन पे ध्यान दो और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो कि हाँ मेरे से होगा और मैं अच्छा करूंगा। अगर आप पहले ही सोच लोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो 100% गारंटी है कि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए एटीट्यूड सबसे पहले अपना पॉजिटिव रखना है, प्रेपरेशन के टाइम पर भी और एग्जाम के टाइम पर भी स्ट्रेस फील नहीं करना है। ऐसा सोचना है कि मैं अच्छे से करूंगा, जितना आता है उतना तो करके ही जाऊंगा। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, तो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वो मेडिटेशन या कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन में आप किसी शांत एरिया में काफ़ी देर तक खाली आंखें बंद करके बैठ सकते हो कि मन में कुछ ना सोचो, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ रिलैक्सेशन ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं,
ये सब आप कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस फील ना हो, आप ज़्यादा फोकस्ड रहो। तो इस तरह से कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। एक और चीज़ है कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम है, क्या करूँ, मुझे अच्छा करना है, नहीं कर पाया तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो एग्ज़ाम का प्रेशर फ़ील नहीं करना है, परफॉर्मेंस का प्रेशर फ़ील नहीं करना है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे सोचेंगे कि मेरे तो अच्छे मार्क्स आते थे, मेरे से 4 क्वेश्चन नहीं बने, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रेशर लेना ही नहीं है, माइंड को पॉजिटिव रखना है और जितने क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आराम से सॉल्व करना है। तो प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना। और एक और चीज़ जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय सोशल मीडिया का बिल्कुल यूज़ मत करो और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस से मत आओ। जैसे कि मान लो कोई आपको बोले कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है, या फिर आपने कहीं पर देख लिया, किसी ने बोला कि भाई ऐसे नोट्स बनाओ, ये मत करो, ये खराब कर रहे हो, वो कर रहे हो, या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि रहने दो, छोड़ो, मेंस हो तो गया, मेंस के बेसिस पे भी मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं है आपको। और आपको सोशल मीडिया का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एडवांस के बाद आप यूज़ करोगे ही उसका, लेकिन उससे पहले कोशिश करो जितना हो सके सोशल मीडिया और नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहने की। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आपका सारा टाइम वेस्ट हो गया और आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए सोशल मीडिया और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जितना हो सके उतना कम करना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, ऑल द बेस्ट।